लीजिए सुनिए रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी शुभ दृष्टि, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कांतिचंद्र की उम्र कम है, फिर भी स्त्री वियोग के बाद उन्होंने दूसरी स्त्री की खोज का ख्याल छोड़कर अपना सारा ध्यान पशु पक्षियों के शिकार में लगा दिया है। लंबा छरहरा कठिन किंतु हल्का शरीर है, दृष्टि तीक्ष्ण, बंदूक का निशाना अचूक, पहनावा विलायती ढंग का। साथ में रहते हैं पहलवान हीरा सिंह, छक्कन लाल और गाने बजाने वाले उस्ताद खां साहब, मियाँ साहब। अकर्मण्य अनुचर परिचरों की भी कमी नहीं। अपने दो चार शिकारी यार दोस्तों को साथ लेकर अगहन के महीने में आप नई दिग्घी की नदी के किनारे शिकार करने पहुंचे। नदी में दो बड़े बड़े बोट पड़े थे, जिनमें वे आए थे, उन्हीं में रहते हैं। और भी तीन चार नाव हैं, जिनमें नौकर चाकर हैं, और वे गांव का घाट घेरे बैठे हैं। गांव की बहू बेटियों का पानी भरना और नहाना धोना लगभग बंद है। सवेरे से शाम तक बंदूक की आवाज से जलस्थल कांपता रहता है, और जब रात पड़ती है तो उस्तादों की गलेबाजी तान तंबूरे का लट्ठ लिए गांव की नींद के पीछे पड़ जाती है। एक दिन सवेरे कांतिचंद्र बोट पर बैठे अपनी बंदूक की नली अपने हाथ से साफ कर रहे थे। इतने में नजदीक ही बतख की बोली सुनकर मुंह उठाया तो देखा कि एक लड़की दोनों हाथों से दो जवान बतखों को अपनी छाती से लगाए घाट की सीढ़ियों पर उतर रही है। छोटी सी नदी है, कहीं धारा चालू है तो कहीं पानी जम गया है। लड़की ने दोनों बतखों को पानी में छोड़ दिया और इस ख्याल से कि कहीं वे काबू से बाहर न चली जाएं, उन पर काफी सतर्क दृष्टि रखी। देखा कि वो उन्हें बड़े स्नेह से घेरे रहने की कोशिश में है। उसके रंग ढंग से ये बात साफ समझ में आ रही थी कि और दिन शायद वो अपनी बतखें यूं ही पानी में छोड़ दिया करती होगी, मगर आज शिकारियों के डर से वो उन्हें निश्चिंत मन से छोड़ने में दुविधाती है। लड़की की खूबसूरती बिल्कुल नई और ताज़ा है, मानो विश्वकर्मा ने उसे अभी तुरंत बनाकर छोड़ दिया हो। उम्र का अंदाज लगाना कठिन है। देह विकसित है, पर मुखड़ा ऐसा कोमल कच्चा कि शायद दुनिया ने अब तक उसे कहीं से भी जरा छुआ तक नहीं। खुद अपने बारे में उसके पास अब तक कोई खबर ही नहीं पहुंची कि वो जवानी में कदम रख चुकी है। कांतिचंद्र ने क्षण भर के लिए बंदूक साफ करने के काम में ढील डाल दी। देखकर वो दंग रह गए। बहुत देर तक एकटक देखते रहे। ऐसी जगह ऐसा मुखड़ा देखने को मिलेगा, इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी। और आश्चर्य की बात है कि किसी राजा के रनिवास की अपेक्षा यहीं ये चेहरा ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मानो चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है सब इसी चेहरे की शोभा बढ़ाने के लिए ही रची गई रचना है। असल में सोने की फूलदानी की अपेक्षा पेड़ पर ही फूल ज्यादा शोभा देता है। बालिका के पीछे शरद की ओस और सवेरे की मुलायम घाम से विकसित नदी किनारे की लंबी लंबी चमकीली घास झिलमिला रही थी, और सामने प्रभात की धीमी मीठी हवा से नदी का पानी थिरक रहा था। और दोनों के बीच खड़ी नवीना के कोमल सरल मुखड़े को कांतिचंद्र की मुग्ध दृष्टि ऐसे देखने लगी जैसे उसके सामने किसी मायाविनी ने अश्विन की आसन्न आगमनी की सुंदर से सुंदर आनंद छवि अंकित कर दी हो। मंदाकिनी के किनारे तरुण पार्वती कभी कभी इसी तरह हंस शिशुओं को छाती से लगाए घूमा फिरती थी। कालिदास इस बात का उल्लेख करना भूल गए होंगे। इतने में अचानक वो लड़की डर से कांप उठी और रुलासी सी होकर झटपट दोनों बतखों को छाती से चिपटाकर दबी हुई आवाज में चीखती हुई घाट छोड़कर चल दी। कांतिचंद्र इसका सबब जानने के लिए बाहर निकल आए और देखा कि उन्हीं का एक रसिक मुसाहिब महज मजे लेने के नशे में लड़की को डराने के लिए उसकी बतखों की ओर रीति बंदूक ताने निशाना ठीक कर रहा है। कांतिचंद्र ने पीछे से उसकी बंदूक छीन ली और ताड़ से उसके गाल पर जोर का एक तमाचा झड़ दिया। अचानक रंग में भंग हो गया और मुसाहिब साहब धप से वहां के वहीं बैठ गए। कांति बाबू बोट के भीतर वापस चले आए और बंदूक साफ करने लगे। कुतूहली कांतिचंद्र से रहा न गया। वे किनारे आए और पेड़ पौधे झाड़ियों को पार करते हुए ऐसी जगह जाकर रुके जहां गांव के किसी सुखी गृहस्थ का घर था। देखा कि सामने खपच्चियों के बेड़े से घिरा हुआ विशाल आंगन है, जिसमें धान के गोलों की कतार इस बात का सबूत दे रही है कि घर श्री संपन्न है। साफ सुथरे गुहाल घर के पास
एक बड़का पेड़ है। उसके नीचे बैठी सवेरे की वही लड़की अपने घायल पखेरू को छाती से लगाए सिसकिया ले लेकर रो रही है और मिट्टी के गमले के पानी में अपना आंचल भिगो भिगो कर उसकी चोंच में निचोड़ रही है। और पास बैठी हुई पालतू बिल्ली उसकी पालथी पर आगे के 2 पैर रखकर ऊपर को मुंह किए उस चिड़िया की ओर उत्सुक दृष्टि से देख रही है। और लड़की बीच बीच में उसकी नाक पर तर्जनी तान तान कर उस लालची पशु के हद से ज्यादा बढ़े हुए आग्रह का बड़ी खूबी के साथ दमन कर रही है। गवई गांव की सुनसान दोपहरी में खुशहाल गृहस्थ के साफ सुथरे आंगन की सुखपूर्ण शांति में कांतिचंद्र क्षण भर के लिए अपने को भूल से गए और उस करुण मनोहर दृश्य का सजीव चित्र उनके हृदय पट पर कब अंकित हो गया इसका उन्हें होश भी नहीं। उस कम पत्ते वाले पेड़ में से धूप और छाया बालिका पर ऐसे पड़ रही थी जैसे एक दूसरे को छूना चाहती हो पर छू नहीं पाती। पास ही सानी से अफरी हुई हष्टपुष्ट गाय अलसाई हुई देह लिए जमीन पर बैठी अपने सींग और पूंछ से पीठ की मक्खियां उड़ा रही है। बीच बीच में उत्तरी हवा का झोंका खाकर बांस के झाड़ ऐसे बोल बोल उठते हैं जैसे आपस में कानाफूसी कर रहे हों। आज सवेरे नदी के किनारे के जंगल में जो वंशरी सी दिख रही थी, दोपहर की निस्तब्ध प्रांगण छाया में वही अब स्नेह से भरी गृह लक्ष्मी सी दिखाई देने लगी। कांतिचंद्र बंदूक हाथ में लिए सहसा इस बालिका के सामने आकर अत्यंत कुंठित और लज्जित से हो पड़े। ऐसा लगा जैसे चोरी का माल समेत पकड़ लिए गए हों। भीतर से उनका जी चाहने लगा कि किसी तरह इतनी कैफियत वे दे ही दें कि उनकी गोली से ये पखेरू घायल नहीं हुआ। और कैसे बात छेड़ी जाए ये सोच ही रहे थे कि इतने में किसी ने पुकारा, सुधा। बालिका चौंक सी गई। फिर आवाज आई, सुधा। और तब वो जल्दी से अपने घायल पखेरू को लिए हुए घर की तरफ चल दी। कांतिचंद्र सोचने लगे, नाम बिल्कुल ठीक ही रखा गया है, सुधा। कांति बाबू लौट पड़े और अपने आदमी के जुम्मे बंदूक सौंपकर थोड़ी देर बाद सदर रास्ते से फिर उसी घर के दरवाजे के सामने जा खड़े हुए। देखा कि अधेड़ उम्र का एक ब्राह्मण बरंडे में बैठा हरि भक्ति विलास का पाठ कर रहा है। सिर उसका मुड़ा हुआ है, चेहरा शांत और सौम्य। उनका मन भीतर ही भीतर महसूस करने लगा कि उस लड़की के करुणापूर्ण चेहरे के साथ इस स्निग्ध गंभीर प्रशांत चेहरे का काफी मेल है। कांति बाबू ने उन्हें नमस्कार किया और बोले, प्यास लगी है पंडित जी महाराज, एक लोटा पानी मिल जाता तो। पंडित जी जल्दी से उठ खड़े हुए और अभ्यर्थना के साथ उन्हें बिठाया और तुरंत भीतर जाकर कांसे की रकाबी में थोड़े से बतासे और एक लोटे में पानी लेकर अतिथि के सामने आ खड़े हुए। पानी पी चुकने के बाद ब्राह्मण ने उनसे परिचय पूछा। कांतिचंद्र ने परिचय देते हुए कहा, महाराज, आपके किसी काम आ सकूं तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। नवीन चंद्र बंद्योपाध्याय ने कहा, बेटा, मेरा और क्या काम है जो बताऊं। हाँ, मेरी एक लड़की है सुधा। उसकी उम्र ब्याह लायक हो चुकी। अब उसे किसी सत्पात्र को दान कर दूं तो बस फिर मुझे संसार के सब ऋणों से उऋण ही समझो। आसपास कहीं कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है और इतनी अब सामर्थ्य नहीं रही कि दूर जाकर लड़का तलाश करता फिरूं। घर में श्री गोपीनाथ जी की मूर्ति विराजती है, उन्हें छोड़कर कहीं जाने को जी भी नहीं करता। कांतिचंद्र ने कहा, आप नाव पर मुझसे मिलें तो इस विषय में आपसे बातचीत हो। इधर कांतिचंद्र के आदमियों ने बंद्योपाध्याय जी की कन्या के बारे में जिस किसी से भी कुछ पूछा ताछा, उसके मुंह से यही सुना कि ऐसी साक्षात लक्ष्मी सी बिटिया शायद ही किसी की हो। दूसरे दिन पंडित जी जब बोट पर पहुंचे तो कांतिचंद्र ने उन्हें पांव छूकर प्रणाम किया और जताया कि वे खुद ही उस कन्या से विवाह करने को राजी हैं। इस अचिंतनीय सौभाग्य के आभास से भक्त ब्राह्मण की आंखें भर आईं, कंठ रुक आया। कुछ देर के लिए उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकली। सोचने लगे, इसमें कुछ गलतफहमी तो नहीं है, और बोले, मेरी लड़की से तुम विवाह करोगे? कांति ने कहा, आप अगर राजी हो तो मैं तैयार हूं। सुधा के साथ? जी हां, उसे देख तो लो पहले। कांति ने इस ढंग से जवाब दिया कि जैसे सुधा को उसने पहले कभी देखा ही न हो। बोले, अभी क्या जरूरत है, शुभ दृष्टि के समय एक साथ ही देख लूंगा। नवीन चंद्र ने गदगद कंठ से कहा,
सुधा मेरी बड़ी सुशील लड़की है। रसोई पानी घर गृहस्थी के काम में अद्वितीय ही समझो। जबकि तुम बगैर देखे ही उससे ब्याह करने के लिए तैयार हो, तो मेरा भी अंतःकरण से ये आशीर्वाद है कि मेरी सुधा पतिव्रता और सती लक्ष्मी के रूप में चिरकाल तक तुम्हारी सेवा करती रहे। कभी एक क्षण के लिए भी वो तुम्हारे जीवन में अशांति या परिताप का कारण न बने। कांति बाबू ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वे अब ज्यादा देर करना नहीं चाहते। माघ के महीने में ही ब्याह होना तय हो गया। मजूमदारों के पुराने पक्के मकान में ब्याह की तैयारियां हुईं। यथा समय बारात आई और दूल्हा हाथी पर चढ़कर मशाल और गाजे बाजे के साथ दरवाजे पर आ पहुंचा। शुभ दृष्टि के समय दूल्हा ने दुल्हन के मुंह की ओर देखा, पर ब्याह की पोशाक में लिपटी हुई सुधा को, उसके चंदन चर्चित मोहरीशुदा झुके हुए चेहरे को वे ठीक तौर से देख न सके। पुलकित और उद्वेलित हृदय के आनंद में आंखें मानो चौधियां गईं। सुहागरात मनाई गई। मोहल्ले की सरकारी दादी ने जब दूल्हा के हाथ से जबरदस्ती दुल्हन का घूंघट खुलवा दिया तो कांतिचंद्र अचानक चौंक पड़े। ये तो वो लड़की नहीं है। सहसा छाती में से एक काली बिजली सी बाहर निकली और उनके सिर पर टूट पड़ी। क्षण में सुहागरात की सुखशैया कांटे सी चुभने लगी। मनोहर सुहाग कुटीर के सारे प्रदीप बुझ से गए। चारों तरफ अंधकार छा गया और अंधेरे की उस बाढ़ ने नववधू के मुखड़े पर भी स्याही सी पोत दी। कांतिचंद्र ने मन ही मन प्रतिज्ञा सी कर ली थी कि दूसरा ब्याह वे हरगिज न करेंगे। उनका भाग्य उस प्रतिज्ञा को इस तरह एक अद्भुत परिहास के साथ तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर देगा, इसकी उन्होंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। कितने अच्छे अच्छे संबंध आए और उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। मित्रों ने कितने सानुनय अनुरोध किए और वे दृढ़ता के साथ अपनी प्रतिज्ञा पर जमे रहे। ऊंचे से ऊंचे खानदानों से रिश्तेदारी का आकर्षण, अर्थ प्राप्ति का प्रलोभन, रूप का मोह, सब कुछ ठुकराने के बाद अंत में हुआ ये कि किसी एक अनजान गवई गांव में कीचकाई शुदा नहर के किनारे जंगल में एक अज्ञात दरिद्र ब्राह्मण के घर इतनी बड़ी विडंबना। समाज में, मित्र मंडली में, रिश्तेदारी में आखिर वे कैसे मुंह दिखाएंगे। पहले तो ससुर साहब पर गुस्सा आया। धोखेबाज पाखंडी ने दिखाई कोई लड़की और ब्याह दी दूसरी ही लड़की। पर बाद में विचारा तो खुद ही ख्याल करने लगे। उन्होंने तो ब्याह के पहले लड़की देखने का प्रस्ताव किया था, पर उन्हीं ने मनाही कर दी तो उनका क्या दोष। अपनी ही बुद्धि की कमी से इतनी बड़ी ठगई में फंसे हैं तो अब उसे जाहिर न करना ही अच्छा समझकर वे बात को चुपचाप दबा गए। खैर, दवा तो किसी तरह गटक गए, पर मुंह का जायका बिल्कुल बिगड़ गया। सुहागरात का हंसी मजाक, दुल्हन की सहेलियों की छेड़खानी, साली सरहजों का जमघट कुछ भी उन्हें न सुहाया। अपने ऊपर और सर्वसाधारण लोगों पर उन्हें इतना गुस्सा आने लगा कि बदन में आग सी जलने लगी। इतने में उनके पास बैठी हुई दुल्हन दबी हुई और डरी हुई आवाज के साथ चौंक उठी। अचानक न जाने कहाँ से एक खरगोश का बच्चा आया और उसकी गोद के ऊपर से निकल गया। दूसरे ही क्षण उस दिन की वो लड़की खरगोश ज़ादे का पीछा करती हुई वहां आ धमकी और उसे पकड़कर अपने गालों से लगाकर दाएं बाएं घूमती हुई उसे अत्यंत स्नेह के साथ खूब खूब प्यार करने लगी। अरे अरे पगली आ गई, कहते हुए सबने उसे चले जाने का इशारा किया, पर उस बंदी ने किसी के कहने सुनने की जरा भी परवाह न की। दूल्हा दुल्हन के बीच में ऐन सामने जाकर जम के बैठ गई और महज बच्चों की तरह क्या हो रहा है कुतूहल के साथ देखने लगी। घर की किसी नौकरानी ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की तो दूल्हा बोल उठा, रहने दो, बैठी रहने दो। लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हिलने लगी। कमरे की सारी तरुणियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। कांतिचंद्र ने फिर पूछा, तुम्हारी बतकें अब कितनी बड़ी हो गईं? लड़की बगैर किसी संकोच के चुपचाप बैठी दूल्हा के चेहरे की ओर देखने लगी। हतबुद्धि कांतिचंद्र ने हिम्मत के साथ फिर पूछा, तुम्हारी उस चिड़िया को आराम हो गया? लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तरुणियों का झुंड इस तरह हंसने लगा जैसे दूल्हा की खूब ही मिट्टी छट रही हो और खूब बुद्धू बनाया गया हो। अंत में पूछने पर मालूम हुआ कि लड़की जन्म की बहरी और गूंगी है और गांव के पशु पक्षी ही उसके साथ ही संगी हैं।
उस दिन सुधा की बुलाहट सुनकर जो वो घर के भीतर चली गई थी, वो महज एक आकस्मिक घटना है, और दूल्हे का अनुमान सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि उसे ठोस बेवकूफ़ी भी कहा जा सकता है। सुनकर कांतिचंद्र फिर भीतर से चौंक उठे। जिससे वंचित रहने से संसार में उनके लिए कोई भी सुख नहीं था, शुभ होनहार की बदौलत उससे छुटकारा पाकर अपने को वे धन्य समझने लगे। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी शुभ दृष्टि, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।